हेलो एवरीवन, वेलकम टू होम साइंस क्लासेस। होम साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आपको पता है हमारी चर्चा चल रही है होम मैनेजमेंट पर। होम मैनेजमेंट में आज हम देखेंगे फैमिली लाइफ साइकिल, मतलब कि पारिवारिक जीवन चक्र क्या होता है, कि ये हमारा पारिवारिक जीवन चक्र कैसे चलता है। तो पारिवारिक जीवन चक्र की मुख्य 3 अवस्थाएं हैं। कौन कौन सी? प्रारंभिक अवस्था, विस्तृत अवस्था, संकुचित अवस्था। मतलब कि प्रारंभिक परिवार, विस्तृत परिवार, संकुचित परिवार। ये हमारी पारिवारिक जीवन चक्र की 3 अवस्थाएं, वो भी मुख्य। अब इन मुख्य अवस्थाओं को कुछ उप अवस्थाओं में भी बांटा गया है, तो हम उनको देख लेते हैं। अब ये मुख्य अवस्थाएं जो है, इनकी उप अवस्थाएं कौन कौन सी हैं? जैसे प्रारंभिक परिवार जो होता है उसकी एक उप अवस्था है, कौन सी? स्थापत्य का काल है, ठीक। और दूसरा आ जाता है हमारा विस्तृत परिवार। विस्तृत परिवार की कितनी उप अवस्थाएं हैं? इसकी 4 उप अवस्थाएं हैं। कौन कौन सी? पहला आ जाता है शिशु पालन और पूर्व स्कूल अवस्था। दूसरा आ जाता है प्रारंभिक विद्यालय। तीसरा आ जाता है उच्च विद्यालय और चौथा आ जाता है महाविद्यालय। तो ये महाविद्यालय थोड़ा अपवाद है, क्योंकि हर परिवार में लोग महाविद्यालय तक नहीं जाते हैं, लेकिन फिर भी उच्च विद्यालय तो जाते ही हैं, ठीक। अगला आ जाता है हमारा, तीसरा आ जाता है संकुचित परिवार। संकुचित परिवार की कौन कौन सी उपावस्थाएं होती हैं? इसकी भी 4 उपावस्थाएं होती हैं। तो कौन कौन सी? पहला आ जाता है बच्चों की पारिवारिक, मतलब बच्चों की व्यवसायिक शिक्षा आ जाती है। समायोजन का काल आ जाता है। आर्थिक पुनर्नियोजन का काल हो जाता है। और हो जाता है हमारा सेवानिवृत्त। तो ये होती है हमारी उप अवस्थाएं। अब जैसे हमने इनकी उप अवस्थाएं पढ़ी हैं, वैसे ही विगलो ने भी जो है पारिवारिक जीवन चक्र की 3 अवस्थाएं बताई हैं। कौन कौन सी? ये आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। विगलो की उप अवस्थाएं और विगलो की अवस्थाएं आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो विगलो की अवस्थाएं कौन कौन सी हैं? विगलो की भी 3 अवस्थाएं हैं। प्रथम अवस्था मतलब कि प्रारंभिक अवस्था, द्वितीय अवस्था मतलब विस्तृत अवस्था, तृतीय अवस्था मतलब संकुचित अवस्था। तो ये इनकी कौन कौन सी उप अवस्थाएं हैं, इन पे हम चर्चा कर लेते हैं। आपको क्या याद रखना है? विगलो ने भी 3 ही अवस्थाएं बताई हैं। कौन कौन सी? प्रारंभिक, विस्तृत और संकुचित। अब हम इनके बारे में थोड़ा डिटेल में देखेंगे, लेकिन पहले ये देख लेते हैं जो इन्होंने उप अवस्थाएं बताई हैं, इनकी उप अवस्थाएं कौन कौन सी हैं। तो जो हमारी पहली प्रारंभिक अवस्था है, उसकी कौन कौन सी उप अवस्थाएं हैं? उसकी पहली उप अवस्था है पारिवारिक परिवार का निर्माण। दूसरा है समायोजन। तीसरा है संतानोत्पत्ति। ये है हमारे प्रथम अवस्था की, मतलब प्रारंभिक अवस्था की उप अवस्था 3। अब हम देख लेते हैं जो विस्तृत अवस्था है हमारी, उसकी कौन कौन सी उप अवस्थाएं हैं। तो उसकी भी 3 उप अवस्थाएं हैं। कौन कौन? शैशवावस्था या स्कूल पूर्व अवस्था, फिर विद्यालय मतलब बाल्यावस्था या स्कूल पूर्व अवस्था, फिर आखिरी आपका आ जाता है किशोर अवस्था या महाविद्यालय अवस्था। ये हो जाते हैं आपकी विस्तृत अवस्था की उप अवस्थाएं, ठीक। फिर आगे आ जाता है हमारा संकुचित अवस्था। अब इस संकुचित अवस्था की भी उप अवस्थाएं हैं, कितनी? 3। कौन कौन सी हैं? प्रारंभिक उप अवस्था, फिर दूसरा है आर्थिक पुनर्व्यवस्था की अवस्था, और तीसरा आ जाता है सेवानिवृत्त की अवस्था। हम इन उप अवस्थाओं के बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जो हमारी प्रारंभिक अवस्था है, इसमें क्या होता है? इसमें ये होता है कि एक स्त्री और एक पुरुष का विवाह होता है। पहले जो होता है, पहले जो एक लड़का और लड़की होता है, वो एक परिवार का हिस्सा होता है, लेकिन जब उसका विवाह हो जाता है तो वो खुद एक परिवार का निर्माण करता है। अब इसमें क्या होता है, जो अलग अलग परिवार से आए हुए पति पत्नी होते हैं, वो आपस में समायोजन करते हैं। तो आपसे समायोजन पूछा जाता है? समायोजन किस अवस्था में आता है? तो प्रथम अवस्था में आता है। अगला जाता है स्थापत्य काल, क्योंकि ये यहाँ पे अपने जीवन को स्थापित करते हैं, मतलब समायोजन करके एक दूसरे के साथ रहते हैं अपने जीवन को। ये जीवन का स्थापत्य काल कहलाता है। अगला आ जाता है दीर्घकालिक लक्ष्य। इस अवस्था में लोग दीर्घकालिक लक्ष्य की योजना बनाते हैं। कार्य की आदत, पहले क्या होता है कि पहले हम परिवार के साथ रहते हैं, अपने परिवार के साथ रहते हैं, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं रहती, हम कार्य उतना नहीं करते हैं, जब मन में आया कर लिए, जब मन में आया कार्य नहीं किए। लेकिन जब विवाह हो जाता है, आप एक स्थापत्य काल में चले जाते हैं, तो आपकी जिम्मेदारियां भी बढ़ जाती हैं। आप
आपके पास कार्य का जो है कार्य करने की आदत आपको पड़ जाती है कि आपको कार्य करना ही करना है। फिर अगला आ जाता है उत्तरदायित्वों का विभाजन। जब आपका विवाह हो जाता है, आपका परिवार बस जाता है, तो आप में उत्तरदायित्व आ जाता है कि कुछ कार्य आप करेंगे, कुछ कार्य आपकी पत्नी करेंगी। जैसे आप घर के मतलब पति हैं तो आप घर के बाहर का कार्य करेंगे, पत्नी जो है घर के अंदर का कार्य करेगी, या मतलब पत्नी भी बाहर करेगी, पति भी घर का कार्य करेगा। तो वो आपस में सामंजस्य बैठा लेते हैं कौन क्या कार्य करेगा। तो इस तरह से वो अपने उत्तरदायित्वों का विभाजन कर लेते हैं। तो ये होती है आपकी प्रारंभिक अवस्था। अब आ जाती है विस्तृत अवस्था। विस्तृत अवस्था में क्या होती है? ये सबसे पहले तो ये वृद्धि की अवस्था होती है, ये सबसे बड़ी अवस्था होती है, सबसे अधिक समय तक चलने वाली अवस्था होती है। इसमें अधिक समय खर्चा होता है, इसमें अधिक समय लगता है, इसमें अधिक धन भी लगता है, ठीक? इसमें अधिक मेहनत भी लगता है। तो इसमें क्या होता है विस्तृत अवस्था में? सबसे पहले तो ये वृद्धि की अवस्था होती है, ठीक है? फिर इसमें शिशु का आगमन होता है, ठीक? फिर इसमें जब शिशु का आगमन हो गया तो शिशु का पालन पोषण भी होगा, उनकी प्रारंभिक शिक्षा भी होगी, माध्यमिक शिक्षा भी होगी, विश्वविद्यालय शिक्षा भी होगी। जब ये सब उनका होगा तो इसमें धन भी तो अधिक लगेगा और समय भी अधिक लगता है। फिर आगे आ जाता है व्यावसायिक शिक्षा। इसमें जो है व्यावसायिक शिक्षा दी जाती है। फिर व्यावसायिक समायोजन होता है। यह सबसे लंबे समय तक चलने वाली अवस्था होती है। आपसे पूछा गया है कि सबसे लंबे समय तक चलने वाली कौन सी अवस्था होती है, तो वो होती है विस्तृत अवस्था। ये अवस्था कब तक चलती है? ये अवस्था बड़े बेटे के सेटल होने तक चलती है। जैसे जैसे आपके पास 2 बच्चे हैं या 3 बच्चे हैं, जो भी जितने भी बच्चे हैं, तो जब आपका बड़ा बेटा, सबसे बड़ा बेटा, वो अपना मतलब कि वो भी एक व्यवसाय में अपना संलग्न हो जाता है, अपना परिवार बसा लेता है, वो सेटल हो जाता है, तो आपकी जो है ये अवस्था समाप्त हो जाती है। अगला आ जाता है संकुचित अवस्था। संकुचित अवस्था क्या होता है? इसको कहते हैं खाली घोंसला। खाली घोंसला क्यों कहते हैं? जैसे मान लीजिए क्या होता है कि जैसे ये फैमिली लाइफ साइकिल हो गई, यहाँ पे जो है 2 लोगों ने विवाह किया था। ये 2 लोग जो है अपना इनका पहला चरण था जब इन्होंने विवाह किया था। फिर इन्होंने विवाह तो किया, ये दोनों लोग थे, फिर इनके 2 बच्चे भी हो गए। क्या हो गए? 2 बच्चे भी हो गए। अब जब पहले बच्चे की शादी विवाह हो गई तो इनकी विस्तृत अवस्था तो खत्म हो गई। लेकिन जब क्या होता है आखिरी जो होता है मतलब ये संकुचित अवस्था जो होती है, जब इसमें सबसे छोटा बेटा सेटल हो जाता है तो ये जो है अवस्था संकुचित हो जाती है, मतलब कि ये इनकी सेवानिवृत्त हो जाती है, इसीलिए ये सेवानिवृत्त भी कहते हैं। तो जब छोटा बेटा सेटल हो गया, बड़ा बेटा पहले ही सेटल हो गया था, तो क्या होगा कि यहाँ पे वही 2 लोग बचेंगे, यही 2 लोग वापस बच जाएँगे। और जो बड़ा बेटा है अपने यहाँ मतलब अपने जो कार्य कर रहा है अपने परिवार में सेटल हो गया, छोटा बेटा है वो अपना अलग सेटल हो गया। तो बचा कौन? बचे वही 2 लोग जो पारिवारिक जीवन चक्र की शुरुआत किए थे, वही 2 लोग बचते हैं। तो इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? खाली घोंसला। आपसे पूछा गया है कि खाली घोंसला किसे कहा जाता है? यह संकुचित परिवार को किसकी मतलब कि क्या कह सकते हैं उपमा दी गई है? खाली घोंसले की, ठीक? तो ये हो जाता है आपका पारिवारिक जीवन चक्र हो जाता है। अब हम देखते हैं कि जो इरीन ओपेनहीम थे, इन्होंने भी पारिवारिक जीवन चक्र की 4 अवस्थाएँ बताई। इन्होंने भी पारिवारिक जीवन चक्र की अवस्थाएँ बताई थी, लेकिन इनके अनुसार जो मुख्य अवस्थाएँ होती हैं, वो कितनी होती हैं? 4 होती हैं। कैसे? जैसे पहले हो गया एक एक अकेला व्यक्ति हो गया, फिर नवदंपति आ गया, फिर विस्तृत अवस्था आ गई या विस्तृत परिवार आ गया, फिर संकुचित परिवार आ गया। कैसे? मतलब पहली एक जो अकेला व्यक्ति है वो कैसे? जैसे एक लड़का और एक लड़की ही तो थे अलग-अलग, तो फिर इन्होंने क्या किया पहले एक लड़का और लड़की अलग-अलग होते हैं। फिर क्या होता है इनका जब विवाह हो जाता है तो ये नवदंपति कहलाते हैं, ठीक? तो नवदंपति के बाद फिर वही आ जाता है विस्तृत, संकुचित, बाकी वही चीज़ें आ जाती हैं। बस इनके में क्या थोड़ा-सा अलग है? थोड़ा-सा अलग है कि इन्होंने पहले बताया कि एक अकेला व्यक्ति होता है, बाकी की वही तीनों अवस्थाएँ हैं। इन्होंने कोई उप-अवस्था नहीं दी है। अब हम थोड़ा चर्चा कर लेते हैं स्वतंत्रता पूर्व के जो विवाह एवं परिवार संबंधित अधिनियम थे, इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। तो पहला आ जाता है आपका सती प्रथा निरोधक अधिनियम। कब आया था? 1829 में आया था। ये जो मैंने एक्ट लिखे हैं, मैंने बहुत ज़्यादा नहीं लिखा है, जो इम्पोर्टेंट है बस वही लिखा है, तो इसे आप लोग नोट डाउन ज़रूर कर लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। हो सकता है आज मेरी वॉइस उतनी अच्छी नहीं आ रही होगी क्योंकि थोड़ा तबीयत डाउन है, इसीलिए आवाज़ उतनी अच्छी नहीं जाएगी। तो प्लीज़ आप लोग आज के लिए कोऑपरेट कीजिएगा।
तो हम देखते हैं कि जो है सती प्रथा जो निरोध अधिनियम आया था वो 1829 में आया था। तो किसका कार्यकाल था उस समय पे? उस समय पे कार्यकाल था लॉर्ड विलियम बेंटिक का। अंग्रेजों द्वारा चलाया गया यह पहला अधिनियम था और इसमें प्रयास किसने किया था? इसमें प्रयास किया था राजा राम मोहन राय ने किया था। तो आपको यहाँ से 3 क्वेश्चन याद रखने हैं कि अंग्रेजों द्वारा चलाया गया पहला अधिनियम कौन सा था? तो वो था सती प्रथा निरोध अधिनियम 1829। और इसमें प्रयास किसने किया था? तो इसमें प्रयास किया था राजा राम मोहन राय ने किया था। और फिर कार्यकाल किसका था उस समय पे? उस समय पे कार्यकाल था लॉर्ड विलियम बेंटिक का था। अब आगे देख लेते हैं भारतीय दास्ता अधिनियम, ये कब आया था? ये आया था 1843 में आया था। फिर जाति निर्योग्यता निवारण अधिनियम 1859, वो 1850, ये कब आया था? 1850 में। कौन सा? जाति निर्योग्यता निवारण अधिनियम। तो आपके लिए इम्पोर्टेंट यही सबसे ज्यादा है। फिर आगे देख लेते हैं, आगे आ जाता है हमारा हिंदू विवाह, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो हिंदू विवाह या मतलब विधवा विवाह पुनर्विवाह अधिनियम 1856 कब आया था? ये आया था 1856 में। इसमें प्रयास किसने किया था? इसमें प्रयास किया था राजा राम मोहन राय तथा ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। तो इसमें प्रयास किसने किया था? इसमें प्रयास किया था राजा राम मोहन राय और ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने किया था। और फिर 1861 में विधवा विवाह संघ की स्थापना हुई थी। आप लोग एक नोटबुक ले लीजिएगा और उसमें ये नोट कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से सन आपको याद रखना है। बाकी तो कहानी की तरह होता है, वो आपको याद हो जाएगा, आप ऐसे ही सुन लेंगे। लेकिन जो यहाँ पे डेट आपको दी गई है, जो सन दिया गया है, ये आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग अगर एक बार इसको नोट डाउन कर लेंगे तो आपके लिए ही अच्छा होगा ये। फिर अगला आ जाता है बाल विवाह पर रोक का प्रथम कानून कब आया था? ये आया था 1860 में आया था। इसमें लड़की की उम्र कितनी थी? इसमें लड़की की उम्र बताई गई थी 10 वर्ष। लेकिन फिर 1891 में इसे बढ़ाकर कितना कर दिया गया था? इसे 1891 में बढ़ाकर 12 वर्ष कर दिया गया। जो लड़की की उम्र 10 वर्ष थी उसे बढ़ाकर कर दिया गया 12 वर्ष। ये आपको याद रखना है कि कब इसकी उम्र बढ़ती गई, क्योंकि ये उम्र बढ़ती गई आपको पता है 18 साल तक तो आ ही गई थी। तो इसकी डेट आपको याद रखनी है कब इसको बढ़ाया गया था इसकी उम्र को। फिर क्या हुआ? फिर आ गया राय हर विलास शारदा की सिफारिश पर 1929 में कौन सा कानून आया? तो बाल विवाह अवरोध अधिनियम 1929 आया। इसे हम शारदा एक्ट भी कहते हैं। आपके लिए ये ज़्यादा ध्यान रखना जरूरी है कि शारदा एक्ट कब आया था? तो शारदा एक्ट आया था 1929 को आया था। यह कानून के रूप में 1 अप्रैल 1930 में लागू हुआ था। ये आया कब था? 1929 में आया था। लेकिन लागू कब हुआ था कानून के रूप में? 1 अप्रैल 1930 को लागू हुआ था। इसमें लड़की की उम्र कितना बताया गया था? इसमें लड़की की उम्र बताया गया था 14 वर्ष। लेकिन लड़के की उम्र क्या बताया गया? लड़के की उम्र बताया गया था 18 वर्ष। ठीक, आगे हम देखते हैं हिंदू विवाह अधिनियम 1955। इसमें लड़की की उम्र कितना बताया गया? इसमें लड़की की उम्र बताया गया था 15 वर्ष और लड़के की उम्र बताया गया था 18 वर्ष। फिर क्या होता है? फिर होता है भारत सरकार द्वारा बाल विवाह अवरोध अधिनियम 1978 लाया गया। तो इसमें लड़की की उम्र कितना बताया गया? इसमें लड़की की उम्र बताया गया 18 वर्ष और लड़के की उम्र बताया गया 21 वर्ष। फिर क्या हुआ? फिर आया कन्या बाल हत्या निरोध अधिनियम। ये कब आया था? ये आया था 1870 में। आपको ये जो एक्ट कब कब आए हैं इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक, अगला आ जाता है कि विशेष विवाह अधिनियम कब कब आया था? 1872, 1923, 1954, ये 3 बार आया था। कौन कौन? विशेष विवाह अधिनियम कब कब आया था? 1872, 1923, 1954, ये 3 डेट आपको याद रखनी है, 3 सन आपको याद रखने हैं। फिर अगला आ जाता है हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम। ये कब आया? ये आया 1929 में। फिर हिंदू ज्ञानोपार्जन अधिनियम 1930। हिंदू ज्ञानोपार्जन अधिनियम कब आया? 1930 में आया था। फिर हिंदू स्त्रियों के संपत्ति विषयक अधिनियम कब आया? ये 1937। हिंदू विवाह अयोग्यता निवारण अधिनियम 1946 में आया था। फिर हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में आया। ये आपको इतने सारे एक्ट याद रखने हैं। तो अगर वीडियो कैसा लगा आपको, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे जब भी मैं वीडियो डालूँ नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाए। तो फिर
चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।